नमस्कार। आप सभी को आज मैं कुछ नया बताऊंगी, कुछ नया लेकर आई हूँ चैनल पर, जो आप सभी को आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, परंतु मैं फिर भी बता देती हूँ अच्छे से डिटेल वीडियो, क्योंकि एक दो कमेंट पोस्ट डालने के बाद एक दो वीडियोस पे बच्चों ने पूछा है कि ये वीडियो कैसे, मतलब क्लास कैसे शुरू होगी नेट जेआरएफ की और कैसे कैसे आप पढ़ाएंगी, कुछ बता दीजिए तो सही है। और बहुत से बच्चों ने ये भी पूछा है कि जो साहित्य इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो ख़त्म ही नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो इन सब समस्याओं के ऊपर मैं आज उत्तर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरलता के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की अभी हाल ही में कि यूट्यूब पर भी मैंने देखा और बहुत जगह जो क्लासेस वगैरह देते हैं, तो अगर हम ऑफ़लाइन छोड़ दें, केवल ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, जो नेट जेआरएफ की क्लास दे रहे हैं लोग, तो जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं उसमें जो पेड क्लास हो रही है, उसका प्राइस ही आप देखेंगे तो 6-7 हज़ार रुपये है। किसी किसी ने कम भी कर रखा है तो 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार। तो मैंने ये देखा कि अब बच्चा या तो किताब ही खरीद लेगा या तो क्लास खरीद के पढ़ लेगा, और किताब ना रहे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों की जो क्लास है वो 6 महीने की लिमिटेशन पे है, उसके बाद वो पूरा बैच हट जाएगा। आपके पास ना वो क्लास बचेगी, ना क्लास के नोट्स बचेंगे, ना वो बच्चा वीडियो बाद में किसी और जगह देख पाएगा। बहुत से ऐप्स पे ऐसी भी होता है कि उनके दिए हुए पीडीएफ बस उनके ऐप पे खुलते हैं और फिर जब उनका वो कोर्स ख़त्म हो जाता है तो पीडीएफ भी हट जाती हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याओं को मैंने देखा और फिर मैं ये सोची कि विद्यार्थी जीवन जो होता है वो बहुत कठिन होता है। उसमें जो हमें पैसे मिलते हैं माता पिता से, तो या तो बच्चा अपना कॉलेज जाने का किराया निकालता है, स्कूल जाने का किराया निकालेगा, या तो अपने लिए किताबें खरीदेगा और तब जाके कुछ अगर बच गया तो अपने लिए कुछ खरीद पाएगा, वरना वो उसमें भी पैसे जोड़ता ही है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ लेकर आई हूँ जो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो वो क्या है? वो है, पूरा मैं आप लोगों को नेट और जेआरएफ की तैयारी करवाऊंगी। जेआरएफ की मैं आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराऊंगी। आप लोगों को इच्छा है मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इच्छा नहीं है तो आप नहीं जुड़िए। ये आप लोगों के ऊपर है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। परंतु जो मैंने अभी पीछे इतना लंबा चौड़ा 2 मिनट का संवाद किया आप लोगों के साथ, तो उसमें आप लोगों ने सोचा समझा कि मैं केवल उन बच्चों पर फोकस करना चाहती हूँ जो पेड क्लास नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे वो क्लासेस नहीं खरीद पा रहे हैं, जो बच्चे वो ना क्लास ले पा रहे हैं ना किताब ले पा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए क्लास लेकर आई हूँ। मैं बहुत ही सरलता से, आप ये देख सकते हैं, ये नोट्स मैंने अपने हाथ से लिखे हैं और ये तैयार किए हैं। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। एक एक व्यक्ति, एक एक विद्वान का मैं कथन लेकर आई हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो पद्धतियाँ हैं उनको एकदम हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो ये सब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इच्छा नहीं है तो आप मत जुड़िए, ये आप लोगों के ऊपर है। तो जुड़ना कैसे है? आप चैनल पर एक मेंबरशिप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 29 रुपये का है। कितने का है? मात्र 29 रुपये। एक बर्गर की कीमत से भी कम है। आप देखेंगे तो बच्चे पैसे, अगर आप लोग कुछ खा पी रहे हैं तो एक दिन अगर आप बर्गर नहीं खाएंगे उसमें से भी आप 20-30 रुपये बचा लेंगे। केवल 29 रुपये का आप मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा और आप लोगों को नेट जेआरएफ की पूरी पूरी तैयारी होएगी, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज। जो नहीं समझ आएगा आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर 10 बार वीडियो बनाऊंगी। आपको 10 बार नहीं आएगा, मैं 50 बार समझाऊंगी, पर आपको समझाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ कि जितनी मेहनत मैं करूँगी आप मेरे साथ अगर उतनी मेहनत करें तो हम साथ में दिखाएंगे कि हम कम पैसे में भी पढ़कर कुछ हासिल कर सकते हैं। मात्र 29 रुपये में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया कि किस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं साहित्य इतिहास लेकर ही आई हूँ। साहित्य का इतिहास सबसे मेन टॉपिक हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि परीक्षा में इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। क्योंकि इसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों को हमें इसमें पढ़ना होता है। बाकी सिलेबस से तो आते ही आते हैं, परंतु इसके अंदर से मुख्यतः बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इस माध्यम से बता रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले साहित्य इतिहास का परिचय देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हमें वही नहीं पता होगा तो हम कैसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका परिचय देखेंगे,
उसके बाद हम आदिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल पढ़ेंगे, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, ऐसे करके हम चारों कालों को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्य इतिहास का परिचय। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा कर दिखा रही हूँ अपने नोट्स के माध्यम से कि आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग जुड़ सकते हैं, नहीं लगेगा तो आपकी इच्छा है, आपके अनुसार आपको जो अच्छा लगे आप करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ाना शुरू करती हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम साहित्य इतिहास का परिचय देखेंगे, जिसके अंदर हम इतिहास का स्वरूप देखेंगे, इतिहास दर्शन क्या होता है, साहित्य इतिहास क्या होता है, साहित्य इतिहास दर्शन क्या होता है, और फिर हम आ जाएंगे साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसके ऊपर बात करेंगे। उसकी जो पद्धतियां हैं आपको पता होगा, तो उसमें 3-4 प्रकार की जो पद्धतियां हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। और आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हुए कमेंट करिए कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने अपना जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किस पद्धति के अनुसार रखा है, उनके दृष्टिकोण में कौन सी पद्धति थी, वो कमेंट करिए और मैं देखती हूँ कि आप लोगों को आता है या नहीं आता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही माइनर प्रश्न है, अगर आप लोगों को आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम ये छोटे छोटे बिंदुओं पर भी बात करेंगे जो कि परीक्षा में अब एनटीए डाल रहा है, बच्चों से पूछ रहा है, तो हम इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पद्धतियाँ पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि काल विभाजन और नामकरण कैसे हुआ, चारों जो काल हैं उनका नामकरण और काल विभाजन किस किस अनुसार हुआ, कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या माना है, हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हिंदी साहित्य का आरंभ का विवाद है, आरंभ मतलब कोई हम देखेंगे तो कुछ 709 से मानता है, कोई 600 से ही मानने लग जाता है, तो कोई आगे 1050 पे मान रहा है, कोई केवल 1000 पे ही मान रहा है। तो जो ये अलग अलग विवाद उठ रहे हैं इन सब पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन विद्वान किसको पहला कवि मानता है और प्रथम रचना किसको मानता है, प्रथम रचनाकार कौन है, कौन कौन से विद्वान किसको मान रहे हैं, कौन सरहप्पा को मान रहा है, कौन स्वयंभू को मान रहा है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को, एक एक चीज़ की एक एक पॉइंट हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे कि किसी भी बच्चे को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ना मैं ज़्यादा तेज़ भागूंगी ना बहुत धीरे कि सिलेबस पूरा ना हो पाए। तो हम लोग आराम से चलेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, तो इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आश के जोड़ अर्थात योग से बना है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर व्याकरण पढ़ी होगी तो उसमें संधि होती है। संधि मतलब शब्दों के योग से एक शब्द का निर्माण होता है, वर्णों के योग से। तो यहाँ पर हमने देखा इति प्लस ह प्लस आश के जोड़ से इतिहास बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है हुआ था। मतलब इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऐसा ही था या फिर ऐसा ही हुआ था। परीक्षा में पूछ सकते हैं इतिहास जो शब्द है उसका अर्थ बताइए, तो आप लोग बताएंगे अगर ऑप्शन दिया होगा तो ऐसा ही था या फिर ऐसा ही हुआ था। इतिहास मूलतः अतीत में घटित वास्तविक घटनाओं में हुई प्रसिद्ध घटनाओं के साथ साथ गौण घटनाओं को भी शामिल किया जाता है। मतलब जो इतिहास है उसके अंदर जो वास्तविक में घटी हुई चीज़ें होती हैं, इतिहास में जो सच में घटी, कल्पना नहीं लिखनी होती है कि मेरे दादा थे, उनके पिताजी जो थे वो इतिहास में हवा में उड़ते थे, तो ये सब कल्पना नहीं लिखनी होती है। वास्तविक घटनाओं को लिखना होता है, जो प्रसिद्ध घटनाएं भी हों, साथ साथ में जो गौण घटनाएं होती हैं उनको भी। तो यही हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास में लिखित के साथ साथ मौखिक वृत्तों को भी स्थान दिया जाता है। मतलब केवल लिखित चीज़ों को जब इतिहासकार, जैसे मैं इतिहासकार हूँ, मैं इतिहास लिखने जा रही हूँ भारत का, तो मैं केवल वो लिखे हुए परिणाम को नहीं मानूंगी जो हमारे मौखिक रूप से सुने जा रहे हैं, लोक में जो प्रचलित हैं, जो हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं कहानियाँ, और वो वास्तविक कहानियाँ हैं, तो हम उसको भी इतिहास ग्रंथ में लिखेंगे। तो ये हमने समझ लिया कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है और उसका मतलब क्या होता है। अब हम अलग अलग विद्वानों का मत देखें, तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य कोश का देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। तो हिंदी साहित्य कोश कहता है कि मोटे तौर पर परिनिश्चित तथ्यों की सुसंबद्ध कालक्रमानुसारी श्रृंखला का नाम इतिहास है। मतलब जो हिंदी साहित्य कोश है वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि जो परिनिश्चित तथ्य हैं, जो सुसंबद्ध हैं,
और वो कालक्रम के मतलब कि जो पुरानी घटनाएं हैं उनको कालक्रम के अनुसार, ये नहीं कि 1000 के समय में जो हुआ था वो 1700 के समय में लिख दिया और जो 1700 में हुआ था वो जाके 900 के समय में लिख दिया। तो ये नहीं, एक कालक्रम के अनुसार चलना है, एक समय के अनुसार चलना है। उस श्रृंखला में हमें इतिहास को लिखना होता है, वही इतिहास है। दूसरे विद्वान हैं हमारे, तो वो हैं गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त जी क्या कहते हैं? भारत में इतिहास विशुद्ध तथ्यों का संकलन मात्र ना रहकर उदात्त मूल्यों और महान कार्यों का प्रेरणा स्रोत रहा है। मतलब जो हमारा भारतीय इतिहास है उसमें जो भारत का इतिहास है वो विशुद्ध तथ्यों, मतलब जो शुद्ध होता है एकदम, उसको विशुद्ध कहा जाता है। तो जो शुद्ध तथ्य है उनका केवल संकलन मात्र नहीं करता, बल्कि उदात्त, उदात्त मतलब महान, महान मूल्यों और महान कार्यों का प्रेरणा स्रोत भी रहा है। तो ये गणपति चंद्रगुप्त द्वारा दिया गया कथन है। आगे देखते हैं। तो आगे साहित्य इतिहास पर विभिन्न विद्वानों के क्या मत है। अभी हमने इतिहास देखा कि केवल इतिहास शब्द क्या होता है और उस इतिहास शब्द को लेकर विद्वानों के क्या मत थे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उसमें मैंने बस केवल 2 लोगों का, एक हिंदी साहित्य कोश की परिभाषा दे दी और एक गणपति चंद्रगुप्त की दे दी। अब मुख्यतः हमारा जो नेट जेआरएफ दे रहे हैं उनका क्या शुरू होता है, उनका मेन यहाँ से शुरू होता है टॉपिक, साहित्य इतिहास पर विभिन्न विद्वानों के मत की साहित्य इतिहास क्या होता है। चलिए देखते हैं साहित्य इतिहास क्या होता है। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी हमने हिंदी साहित्य इतिहास की जो उनकी बुक है वहाँ से लिया है। पहले एक और चीज़ बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं ये किसी गाइड से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मुख्यतः 2-3 किताबों के संकलन से नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स से पढ़ा रही हूँ। इसमें डॉक्टर नगेंद्र के भी बुक्स हैं, बुक के लिए गए उद्धरण हैं, या आप देखेंगे तो बच्चन सिंह की किताब से, हजारी जी की किताब से और शुक्ल जी की किताब से भी लिए गए इसमें तथ्य हैं। ये किसी भी गाइड या फिर किसी भी वो अलग से जो सेकेंडरी किताब होती है उससे नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। और ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने परीक्षा एक बार दे दी है या आप दे रहे हैं या आप एक बार दे चुके हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये कथन कितना महत्वपूर्ण है। और ये जब आप किताब खोलेंगे ना तो शुरुआत में ही ये लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब कि आप लोग देखिए कि शुक्ल जी साहित्य इतिहास के बारे में क्या कह रहे हैं, और ये कथन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि ये किसका कथन है या शुक्ल जी का कथन क्या है साहित्य इतिहास को लेकर, तो ये आप लोग याद करिएगा। तो क्या बोला गया है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। जनता की चित्रवृत्तियाँ मतलब कि जो जनता के साथ घटित चीज़ें हो रही हैं, चित्रवृत्तियों में उन्होंने कुछ चीज़ों को शामिल किया है। उसमें सामाजिक परिवेश आता है, उसमें राजनीतिक परिवेश आता है, उसके साथ साथ उसमें मानसिक परिवेश आता है, उसके साथ साथ उसमें धार्मिक परिवेश आता है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से तो इंसान की धारणा, समाज में चीज़ों का परिवर्तन होता है, तो वहीं से जनता की चित्तवृत्तियाँ मतलब मानसिक जो चीज़ें हैं उसका भी परिवर्तन होता है। तो उन्हीं चीज़ों का संचित प्रतिबिंब हम इतिहास देखेंगे, साहित्य इतिहास। क्योंकि जो साहित्य क्या है, साहित्य वही है, कभी क्या लिख रहा है लेखक, क्या लिख रहा है, जो हमारे मनुष्यों के मन में चल रहा है, जो उस समय समाज में घटित हो रहा है, जो धार्मिक क्षेत्र में हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में हो रहा है, वही तो हो लिखेगा। तो उसी का संचित्र रूप हम साहित्य इतिहास देखते हैं। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या कहना है, उनकी किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो ये कथन वहाँ से लिया है मैंने। तो क्या बोल रहे हैं वो साहित्य इतिहास के बारे में कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों का न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये पंक्ति मतलब ये जो पंक्ति कह रही हूँ मैं, ये जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो
रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं, ये परीक्षा में 2-3 बार पूछा जा चुका है। एनटीए ने भी पूछ रखा है, साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी ये पूछा जा चुका है। तो क्या कह रहे हैं, जो कवि है उसका काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों का न्यायोचित ठहराना, मतलब मैं कवि हूँ, मैं रचना कर रही हूँ, मैं बादल के बारे में जिक्र कर रही हूँ, तो बादल किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, तो मैं उसके कामों को तो अपने लेखन में न्याय दे रही हूँ, न्याय के साथ उतार रही हूँ। तो ऐसे ही जो साहित्य इतिहासकार है, जो साहित्य लेखन कर रहा है, उसका कार्य क्या है, आप अगर साहित्य लिख रहे हो तो आप मेरे मतलब कवि, लेखक, जो साहित्यकार है उसके कार्यों को न्यायोचित तरीके से एक विकास की प्रक्रिया में दर्शाएंगे, वही होता है साहित्य इतिहास। आगे देखते हैं। तो जो तेन है वो एक फ्रेंच विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक होता है। मतलब तेन क्या कह रहे हैं, साहित्य इतिहास क्या होता है तेन के अनुसार, तो कह रहे हैं किसी भी देश, किसी भी साहित्य के इतिहास, जो किसी भी देश का जो साहित्य है, जैसे हिंदी का साहित्य है, बांग्ला का साहित्य है, ऐसे ही अरबी फारसी का जो साहित्य है, वो किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण जरूरी है। जो बात वहाँ पर शुक्ल जी कर रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि हमें किसी भी भाषा का साहित्य, चाहे हम हिंदी, मान लो हम हिंदी की साहित्य को आप समझने जा रहे हैं, तो हमें उसको किससे जोड़ कर समझना है, तो हमें जातीय परंपराओं, राष्ट्रीयता, सामाजिकता, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उस समय की, उन सब का हमें अध्ययन, विश्लेषण करने की ज़रूरत होती है। और वही हमें चीज़ें साहित्य इतिहास, अब आप जब रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ेंगे तो आप उसमें केवल ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कवियों को लिख दिया और उनकी रचनाएं लिख दी और उनके बारे में बता दिया कि इस कवि ने ये रचना में ये किया, ये छंद डाले, इस काल में लिखा था, इस समय लिखा था। नहीं, उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि आदिकाल है तो आदिकाल में क्या परिस्थितियाँ चल रही थी, क्या उस समय चीज़ें हो रही थी। उन्होंने भक्ति काल बताया तो भक्ति काल के बारे में बताया कि उस समय मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो कैसे भारत में आ रहे थे, जनता कैसे हताश निराश हो गई थी, वो सब बताएंगे। कोई भी साहित्यकार है वो केवल रचना नहीं लिखने आ रहा है लोगों की, वो उस समय की परिस्थितियों को बताएगा, जनता से जुड़ी परेशानियों को भी बताएगा। यही होता है साहित्य इतिहास। तो तेन की परिभाषा भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पाश्चात्य विद्वानों के भी मत पूछे जा सकते हैं। पढ़ेंगे वो है साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति। तो ये हम आप बता दीजिएगा, तो ये मैं आप लोगों को एक फ्री क्लास और दे दूँगी, तो हम उसमें पढ़ लेंगे और उसके बाद से हम 2 क्लास के बाद हम शुरू कर देंगे मेंबर वाले में पढ़ना, जो मेंबरशिप बच्चे ज्वाइन कर लेंगे उसके में हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज हमने जो जो पढ़ा आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा बहुत अच्छे से। और हम इसी तरीके से ज़्यादा इधर उधर अगर आप भागोगे ना कि मैं इस किताब से पढ़ लूँ, उस किताब से पढ़ लूँ, तो नहीं हो पाएगा। अब मैं आप लोगों को संकलित करके एक जगह ले आई हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखिए कितने सारे विद्वानों के मत भी दे दिए आप लोगों को। ये देखिए इतने सारे विद्वानों के मत भी दे दिए। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं विधेयवादी पद्धति जैसी चीज़ें, हाँ एक और चीज़, अभी मैंने प्रश्न पूछा था तो आप लोगों ने जवाब दिया, तो उसमें जवाब है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। आगे पढ़ते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को इसमें सब बताऊंगी कि विधेयवादी प्रति जो पद्धति है उसमें उन्होंने 3 चीज़ों को महत्व दिया है, 3 तत्व को, जिसमें जाति और वातावरण और क्षण को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। विधेयवादी पद्धति तेन द्वारा है, तेन उसके माने जाते हैं। तो आप ये सब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। आगे चल के हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई थी। तो जो पहले से देखे जाते हैं 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये सब भी देखेंगे कि पहले भी इतिहास ग्रंथ की तरह छोटे मोटे हमें फुटकल रचनाएं देखने को मिलती हैं। इस पर चर्चा करके हम ऐसे विद्वानों पे आ जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले गारसा दत्तासीन लिखा था तो हम इनका जीवन वृत्त देखेंगे। ये ऐसे ऐसे नोट्स के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। एक जगह मैंने संकलित कर दिया है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगेगा पढ़ना मेरे साथ। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पढ़ना
तो जुड़ जाइए मेंबरशिप से। मात्र 29 रुपये में आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। वीडियो की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, आप वीडियो अपने पास हमेशा रख सकते हैं। कोई 6 महीने, कोई साल भर में वीडियो नहीं हटेगी। जैसे बोलेंगे वैसे तैयारी होगी। पढ़ाई का तरीका अच्छा नहीं लगा, अगर आप चाहते हैं मैं किताब से पढ़ाऊँ तो मैं किताब की पीडीएफ बना के किताब से आप लोगों को पढ़ा दूँगी। नगेंद्र से बोलेंगे, शुक्ल से बोलेंगे, बच्चन जी से बोलेंगे, जिससे बोलेंगे वो उससे हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपको पढ़ना है वैसे कमेंट में बता दीजिएगा और मैं वैसे ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी एक एक टॉपिक पे। जो समझ नहीं आएगा उसको आप रिपीट करवा सकते हैं, 10 बार बोलेंगे 10 बार वीडियो बन जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बात की हेजिटेशन नहीं है, ना कहीं हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। तो आप चुपचाप आइए, शांति से पढ़िए। बीच बीच में आप लोगों का टेस्ट होगा। आप लोग पीडीएफ मांगेंगे तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब वैसे तो नोट्स मैं ऐसे दिखाई दूँगी, पर आप पीडीएफ मांगेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ आप लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, ज़रूर कमेंट करके आप बताएँगे। मेंबरशिप से जुड़ना है तो चैनल पे आप लोगों को ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।